मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में आज हाई कैलिबर बम का ट्रायल का आयोजन किया जाना है। रामगढ़ स्थित TBRL रेंज में इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यह ट्रायल चलेगा। सुबह के मद्देनजर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ट्रायल के इस दौरान गवाह होंगे और वैज्ञानिकों की निगरानी में पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा। TBRL रेंज में शक्तिशाली बम का प्रशिक्षण होना है। ट्रायल लिया जाएगा। धमाके के बाद 1.5 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती हैं छर्रें। तो ब्लास्ट स्थल से बता दें कि 2 किलोमीटर तक जो कि पूरा टुकड़े फैलने की आशंका है। यह ट्रायल आज लिया जाना है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यह ट्रायल होगा। पंचकुला में आज 2 घंटे लॉकडाउन रह सकता है। कह सकते हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट होगा। आने जाने में आवाजाही की जो कि ठप कर दी गई है। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लोगों को दूर दूर तक रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ट्रायल के गवाह होंगे, इस दौरान मौजूद होंगे। वैज्ञानिकों की निगरानी में यह पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा। वैज्ञानिक इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये जो ट्रायल होना है TBRL रेंज में शक्तिशाली बम का प्रशिक्षण ट्रायल होगा। तो धमाके के बाद 1.5 किलोमीटर तक इसकी छर्रें ऊपर जाएंगी और इसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। हमारे साथ पंचकुला से तारा ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी है आज के ट्रायल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए DRDO के द्वारा जो है आज एक हाई कैलिबर जो बम है उसका निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर जो है पंचकुला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। लोगों को जो है जो आसपास के खासकर जो एरिया है, क्योंकि ये जो बम का निरीक्षण होना है इसकी जो क्षमता है वो करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर तक जो है इसके सेल्स जा सकते हैं और इसी को लेकर जो है आसपास का करीब 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो इस घेरे में रखा गया है और आसपास के जो ग्रामीण एरिया है उन लोगों को भी घरों में रहने की अपील की गई है। अभी कहीं ना कहीं ये जो पूरा हाई कैलिबर जो बम का जो निरीक्षण हो रहा है उसको लेकर जो पंचकुला लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं 10:30 बजे से लेकर जो है 12:30 बजे तक का जो ये समय है वो रखा गया है ताकि कोई भी आम नागरिक जो है इसमें यहाँ पर ना रहे। इसके प्रभाव जो है वो पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो है निरीक्षण का समय जो है प्रशिक्षण जो है वो 10:30 से 12:30 बजे के बीच में रहेगा और उसको दुकानें यहाँ पर बंद करवाई गई है। आसपास के लोगों को घरों में रहने की जो है अपील है वो यहाँ पर की गई है। जी तारा, जैसे कि आपने जानकारी दी है तो हाई कैलिबर का आज ये जो ट्रायल होना है, प्रशिक्षण होना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? इस बम के बारे में कुछ बताइए कि कहां पर आने वाले समय में पुलिस प्रशासन इसको लेकर जो कि इसको उपयोग कर सकता है। तो वैज्ञानिकों की निगरानी में यह पूरा प्रशिक्षण किया जाएगा। पंचकुला में आज हाई कैलिबर का प्रशिक्षण होना है, ट्रायल लिया जाएगा। TBRL रेंज में इसका प्रशिक्षण होगा। लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि वह बम जहां पर प्रशिक्षण होगा वहां पर मौजूद ना रहें। 2 किलोमीटर तक इसकी छर्रें उड़ सकती हैं। अब बात करेंगे विनेश फोगाट की। तो एशियन गेम्स ट्रायल के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। 53 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से मात दे दी है। लगातार 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल तक विनेश पहुंची थी। लंबे समय के इंतजार के बाद
कानूनी लड़ाई के बाद विनेश फोगाट को ट्रायल के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। मीनाक्षी ने पिछले महीने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। मीनाक्षी भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और पहले मुकाबले में ज्योति सिहाग ने 7-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे मैच में विनेश ने निशु को 7-6 से हराया। निशु के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का रहा है, तो मैच के दौरान 2 बार मुकाबला रोकना पड़ा। तो बता दें कि विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा है। मीनाक्षी गोयत ने इस दौरान जीत हासिल की है। एशियन गेम्स ट्रायल कल दिल्ली में आयोजित हुए, जिसमें विनेश फोगाट की फाइट सीधे सीधे मीनाक्षी गोयत से हुई है और मीनाक्षी गोयत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो फाइट रही है वो रही है। मीनाक्षी जी, पहले तो आपका लिविंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो ट्रायल हुई थी, फाइट हुई थी आपकी विनेश फोगाट के साथ, तो किस तरह की फाइट रही और आप किस तरह से उनके साथ फाइट की आपने? फाइट अच्छी हुई थी। फाइट के लिए मैंने मतलब मैं एक्साइटेड थी फाइट के लिए, साथ में नर्वस भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। हमारी बहुत अच्छी फाइट हुई थी। एक ओलंपियन खिलाड़ी के साथ आपकी फाइट थी, तो मन में कितना नर्वसनेस थी, दिमाग पर कितना प्रेशर था? नर्वसनेस में तो बस कंपटीशन का ही रहता है थोड़ा बहुत, वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्साइटेड थी कि मेरी उनके साथ कुश्ती होगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी खिलाड़ी है। तो उनके साथ फाइट लड़ना मतलब लाइफ में मतलब अच्छी चीज़ है कि भी इतने बड़े खिलाड़ी के साथ फाइट हो जाए। तो कई बार उसमें जो मैच के बीच देखा गया कि कई बार पेच फंसा, और कभी किस तरह से जो रेफरी का डिसीजन था उसको लेकर भी आपने शिकायत की है? क्या आगे का रहने वाला है? नहीं, उस कुश्ती में कोई शिकायत नहीं है। उनके साथ तो ठीक है कुश्ती, अगर उनको दिक्कत है तो वो पता नहीं, लेकिन वो कुश्ती तो सारी मेरे हिसाब से ठीक है। जजमेंट को लेकर आपने जो वो तो फाइनल कुश्ती थी। फाइनल कुश्ती थी, उसमें किस तरह से क्या आगे की? वो ऐसा है कि भाई कुश्ती में अगर पूरी कुश्ती देखोगे तो कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे पैसिविटी है, जैसे नॉर्मल किसी को नॉलेज नहीं है कुश्ती के बारे में तो समझ में नहीं आएगी। पैसिविटी है, जैसे अभी रूल है कि भाई खुद से बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे भी पॉइंट होते, डबल पॉइंट होते। तो उंगली पकड़ना, तो दोनों तरफ से आ रही थी वो एक्शन, लेकिन पॉइंट मेरे खिलाफ दे रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कुश्ती में नॉर्मल जिसको नॉलेज नहीं वो नहीं दिखती, लेकिन जिसको नॉलेज उसको पता। वैसे तो कुश्ती देखोगे तो सभी को लगेगा कि मीनाक्षी जीत रही, और मैं जीत भी रही। तो अभी वो वीडियो हमने यूनाइटेड UWW के पास भेजी है, तो अभी वो बताएंगे कि भी क्या कुश्ती में है। तो कितने दिन में इसका डिसीजन आ जाता है? शायद 1 हफ्ते के अंदर शायद। क्या उम्मीद है आपको डिसीजन से? वैसे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने में फ़ायदा है। डिसीजन कुछ भी हो, अगर मतलब मैं कहूँ भाई मैं जीत रही हूँ तो अच्छी है, अगर मैं ना जीत रही उनकी उसमें तो कोई बात नहीं, मैं आगे तैयारी करूँगी। तो कुछ मायूसी नहीं होगी कि भाई ये डिसीजन आपके पक्ष में आ सकता था, आपको अच्छा मायूसी मौका? तो मेरी बेवरी है लगातार। देख खुश ना हूँ मैं, विनेश दीदी नवीर आने के बाद भी इतनी खुश ना हूँ मैं। जी। हाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट आना था। तो कितनी तैयारियां की थी आपने इस चैंपियनशिप के लिए? तैयारी तो कई साल तक लगातार कर ही रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि भी इसके लिए तैयारी तो हमें रेगुलर रखनी पड़ती है। अब बस इतना फ़र्क है भाई, कोई गेम्स आगे मेन ट्रायल है तो उसके लिए और ज़्यादा तैयारी बढ़ा, और ज़्यादा फोकस बढ़ा दे। गलतियाँ वो मतलब जो बैड हैबिट है वो बंद कर दे, थोड़ी बहुत है ना, खून फान की रखी बंद कर दे, और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाए डिसिप्लिन के उसमें। थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो पहलवानी गेम स्टार्ट किया था उससे पहले आपके परिवार में कितने खिलाड़ी और कौन कौन से गेम में थे? कोई नहीं था खिलाड़ी। सबसे पहले आपने ही शुरुआत की थी? पहले मैं शुरू करी थी। हाँ। तो आपने पहलवानी को ही क्यों चुना? WWE देखती थी मैं, उसकी मतलब फ़ैन थी मैं, तो जॉन सीना को देखती थी, मेरे को पसंद थे वो। तो मैं बोलती थी मुझे ये करना, छोटी सी थी मैं, बोलती थी पापा को ये करना। किसी को नॉलेज तो थी नहीं कि भाई क्या क्यों ऐसे टीवी में दिखाती थी, पता भी नहीं था दूसरे देश में होती। तो जैसे फिर पापा ने सुना कि भी हमारे साथ का गाँव है नहीं डैडी, कि वहाँ पे भी रेसलिंग होती है, तो वहीं पे मैं छोड़ दी। तो कुछ दिन वहीं पे खिलाया जैसे, तो पसंद आने लगी तो वहीं से स्टार्ट की। तो परिवार से कितना सपोर्ट मिला?
मेरा परिवार तो शुरू से सपोर्टिंग है, मन तो स्टार्ट से पूरा सपोर्ट दे। आज तीनों लग गए, कोई ना कोई खिलाफ है। तो अब फ्यूचर को लेकर क्या तैयारियां हैं? फ्यूचर में तो और तगड़ा होना है, यह तैयारी है। और भी तगड़ा होना है, जितना होया जा सके बेजोड़ होना है। ये थी हमारे साथ मीनाक्षी गोयत। इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है और आगे को लेकर क्या तैयारियां हैं। तो पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मेरा नाम प्रेम है और मैं गांव चाबरी से हूँ। सोनीपत में बच्चों की पहलवानी करवा रहा हूँ कुलदीप मलिक की एकेडमी में जी। तो आपके दर्शकों को राम राम। तो बच्चे ने कितनी मेहनत की मीनाक्षी ने इस चैंपियनशिप के लिए, और आज तक कितने मेडल इसने जीते हैं? हर बार मेडल जीते हैं, गोल्ड ही ले आई है। और इतनी मेहनत, दिन रात, रात के 9 बजे तक, दिन में 10-11 बजे तक, सुबह वक्त उठना, कभी रेस्ट का तो नाम ही नहीं। संडे को रेस्ट होता है तो संडे को भी रेस्ट नहीं लेती अपने भाई को लेके, तो एक्स्ट्रा मेहनत करती है। कोचों की क्लास करके भी बाद में भी अपने भाई के साथ मतलब लगातार लगी रहती है। जी। मेहनत तो इतनी मेहनत करी है कि कोई करे। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी गोयत और उनके पिताजी, जिन्होंने कहना है कि उन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए दिन रात पसीना बहाया है और अब उन्हें UWW में जो शिकायत की है उस पर ही उम्मीदें हैं कि वो क्या फैसला देते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्रैक्टिस इसी तरह से लगातार जारी रहेगी और उन्होंने कुश्ती में ही देश का नाम रोशन करना है। सोनीपत से लिविंग इंडिया के लिए संजीव गणगस। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल पहुंचे। अच्छे बीजों की गुणवत्ता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर उनकी ओर से शिरकत की गई है। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्याम सिंह राणा ने शिरकत की है। बीमारियों रहित बीज से किसानों की आय बढ़ेगी। कहा गया, बेहतर बीज मिलने पर किसानों को अधिक मुनाफा होगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। बागवानी क्षेत्र के विस्तार से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। धान घोटाले मामले पर भी कृषि मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। उसने बीज के बारे में मंथन किया। पौध और बीज दोनों तरह के तैयार करने के लिए 3 दिन मंथन हुआ और जिसमें हमारे सारे देश के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट आए हुए थे। आज उसका समापन था और समापन के समय हम सब आप देखते हैं, आज इसका पूरी रूप से समापन हो गया और इससे किसान को फायदा मिलेगा, किसान की आमदन बढ़ेगी। अच्छे बीज से बीमारियां रहित होता है और उसकी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी होती है। तो बीज अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। इस बात पे मंथन था और इससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा और देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगा। धान घोटाले में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई तो पहले से हो रही है और वो भी मिलेगा, उसको भी होगा। हिमाचल में प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला आएगा। तो नगर निगम और पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है। सुबह 9 बजे से वोटों की मतगणना जारी है, गिनती जारी है। आज फैसला आएगा जीत किसकी होगी। मतगणना से पहले कर्मचारियों को निष्पक्षता की शपथ दिलाई गई। 4 नगर निगमों के चुनाव परिणामों पर सबकी नजर टिकी हुई है। 4 नगर निगम चुनाव सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है। आज फैसला आएगा कि आखिर इन चुनावों में किसकी जीत होगी। नगर निगम चुनाव के नतीजे दोपहर तक आने की संभावना बताई जा रही है। 251 जिला परिषद और 1684 BDC सीटों की भी गिनती है। जिला परिषद परिणामों की घोषणा डीसी की ओर से की जाएगी और बीडीसी सदस्यों के परिणाम संबंधित एसडीएम की ओर से जानकारी दी जाएगी, वह घोषित करेंगे। धर्मशाला नगर निगम चुनाव नतीजे कुल 17 वार्ड में से 8 में भाजपा की जीत, 2 में कांग्रेस, 7 वार्ड में गिनती जारी है। मंडी नगर निगम नतीजे कुल 14 वार्ड में से 6 वार्ड में हैं। भाजपा प्रत्याशी की जीत है वहां पर। तो हमारे साथ योगराज लाइव जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है आज की काउंटिंग को लेकर? कहां तक जीत हो चुकी है और कौन सी पार्टी का जो पलड़ा है वह भारी होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए 4 नगर निगम में गिनती चल रही है, जिसमें फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 3 जो नगर निगम है, पालमपुर, धर्मशाला और मंडी, यहाँ के जो शुरुआती रुझान आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी जो है वो मंडी में यहाँ पर क्लियर जो है वो मैंडेट के साथ जीत की है। मंडी नगर निगम बीजेपी जीत चुकी है, 8 में जीत हो चुकी है। इसी तरह से धर्मशाला में भी जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। 17 में से कुल जो है वो अभी तक 6 वार्ड में बीजेपी जीत चुकी है, 2 पर कांग्रेस जो है वो जीत चुकी है, जबकि अन्य पर जो है वो गिनती जारी है। पालमपुर में कांग्रेस का पलड़ा जो है भारी लग रहा है। पालमपुर में ज्यादातर वार्ड में जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर सामने आ रहे हैं। लगभग 3 जो नगर निगम के वार्ड हैं, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर चुनाव हुए थे, तो ऐसे में इसमें 2 में बीजेपी जो है वो लग रहा है कि नगर निगम पर जो है कब्जा जो है वो बना लेगी, और एक पालमपुर नगर निगम है उसमें कांग्रेस, जबकि सोलन में अभी मतगणना जो है वो जारी है, वहां पर जो है वो अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। इसी तरह से जिला परिषद और बीडीसी की गिनती भी जो है वो चल रही है, क्योंकि बैलेट पर जो है वो ये चुनाव होते हैं जिला परिषद और बीडीसी के, तो इसमें गिनती में थोड़ा समय लगेगा। 3 से 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जिला परिषद और बीडीसी में किसका परचम जो है वो लहराएगा। लेकिन अभी जो नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आ रहे हैं उसमें जो है वो बीजेपी को यहाँ पर जो है सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। 2 नगर निगम में जो है वो बीजेपी जो है वो बहुमत में यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है, और मंडी में जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है। 8 सीट जो है वो 14 में से बीजेपी ने जीत ली है, यानी मंडी नगर निगम जो है वो बीजेपी का हो गया है। धर्मशाला जो है वो जीत की ओर अग्रसर है, और पालमपुर में कांग्रेस यहाँ पर जो है वो फिलहाल लीड चल रही है, और पालमपुर में लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो नगर निगम में काबिज होगी, और सोलन में फिलहाल जो है वो गिनती जारी है। जी, लेकिन युवराज, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और स्थानीय लोगों की ओर से यहाँ पर मुद्दे भी रखे गए हैं, तो क्या कुछ डिमांड लोगों की ओर से कही गई? क्या किस तरह के मुद्दे इस दौरान सरगर्म रहे हैं चुनावों के दौरान, क्योंकि उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार भी इस दौरान किया गया था? क्या कुछ सामने आया लोगों का कहना? देखिए, क्योंकि शहरी निकायों के ये चुनाव है और पंचायती राज के चुनाव है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुद्दे रहते हैं, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं होती हैं, उसको लेकर जो है ग्रामीण मांग करते हैं। इसी तरह से शहरी निकायों में, शहरों में जो खास तौर पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, खेल मैदान की सुविधा हो या स्वच्छ पानी की बात हो, इसी तरह से सीवरेज की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है ये चुनाव हुए हैं। और क्योंकि 2027 में आम विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ये चुनाव काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि 4 नगर निगम है और जो जिला परिषद के हैं 250 सीटों पर जो है ये चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में लगभग इसको सेमीफाइनल के तौर पर जो है दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। और एक संदेश यहाँ से जाता है 2027 के लिए, अगर जो कोई भी दल जिसमें काबिज होगा उसका साफ तौर पर ये संदेश होगा कि 2027 में उनकी सरकार आ रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव है, और कांग्रेस और बीजेपी जो दावे कर रही थी उस पर जो है आज जनता की मोहर लगेगी कि इसके दावे कितने सच साबित होते हैं। और ठीक है युवराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज मतगणना जारी है और समय मतगणना का जो रिजल्ट है वो 3 से 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा। चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चंबा में गहरी खाई में पर्यटकों की कार गिरी है। कालाबान के पास अनियंत्रित होकर यह कार खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 बच्चे भी हैं। कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है। बैरगढ़ सच दर्रा किल्लर मार्ग पर यह हादसा हुआ। खराब मौसम और दुर्गम क्षेत्र से बचाव कार्य प्रभावित है। चंबा से हमारे साथ सहयोगी सुभाष महाजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा है, ये पर्यटक घूमने आए हुए थे और ये डलहौजी पिकनिक स्थल है, उसके वहाँ से ये लोग वहाँ पे चंबा में साच पास है, वहाँ पे ये घूमने के लिए परिवार गए। कुछ बंगलौर के बताए जा रहे हैं अभी। तो ये घटना एक्चुअली जो है शुक्रवार को, ये डलहौजी से चले शुक्रवार की घटना घटी हुई है, और रास्ते में बैरियर पड़ता है तो उस बैरियर पे ये गाड़ी दर्ज होती है। तो शाम को जब दूसरे बैरियर वालों ने पूछा कि ये गाड़ी आई नहीं, तो क्या बात है, ये शुक्रवार की गाड़ी गिरी हुई थी।
तो जब इसकी जांच हुई पता लगने लगा, क्योंकि जो ड्राइवर था वो भी डलहौजी का था, गया हुआ था पर्यटकों को। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो घर वालों ने देखा, तो फिर पुलिस ने भी कहा कि ये पहुंचे नहीं है, तो पता लगा ये गाड़ी 500 फीट गाड़ी खाई में गिर गई है। तो जैसे ही प्रशासन को शनिवार पता लगा, कल परसों की घटना शुक्रवार की, और शनिवार पता लगा तो प्रशासन तुरंत भेज गया, क्योंकि रात का वक्त था। ठीक है सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।